नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन गुरु यूट्यूब चैनल पर। और अग्निवीर के प्रैक्टिस सेशन में हम फिर लेकर एक बार आए हैं आपके पास आर्मी जीडी के एनालिसिस के बेसिस पे तैयार वो क्वेश्चन जो अग्निवीर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन की वो सीरीज जो आर्मी जीडी के प्रीवियस क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेसिस पे तैयार की गई है और जो अग्निवीर की आगामी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने करीब ऐसी 32-31 प्रैक्टिस सेट डाल चुके हैं और आगे भी डालते रहेंगे ऐसे प्रैक्टिस सेट। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। रोज की तरह अपने बेहतरीन मोटिवेशनल कोट से कि अपने दर्द को अपना मोटिवेशन बनाओ, अपने दर्द को अपना मोटिवेशन बनाओ और फिर देखो कि तुम्हें कौन रोक सकता है सफल होने से। जानते हैं एक जो रेस होती है ना, तो जो घुड़सवार होता है वो घोड़े को बहुत दर्द देता है, बहुत दर्द देता है। वो दर्द इसलिए नहीं देता है कि उससे उसकी कोई खुन्नस है, कोई दुश्मनी है, उसे इसलिए दर्द देता है कि उस दर्द से वो दौड़ सके और दौड़कर रेस जीत सके। अगर आपके जीवन में बहुत दिक्कतें हैं, बहुत समस्याएं हैं, सबके जीवन में एक्सक्यूजेस तो इतने हैं कि आपको एक्सक्यूज खोजना ही नहीं है अपनी सफलता के लिए, लेकिन सफलता के लिए दर्द अपने सीने में बनाए रखना है और सफल होने तक उस दर्द को जिंदा रखना है। ठीक है, मेरा मानना है कि इस वर्तमान परिवेश में बेरोजगारी से बड़ा कोई दर्द नहीं है। ठीक है ना, तो इस दर्द से बाहर आने का एक ही तरीका है, मेहनत, मेहनत और मेहनत, सिर्फ मेहनत। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अरुण ने एक टीवी अपने उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट पर खरीदा और उसे 25% छूट मिलती तो उसे 900 रुपए की बचत होती। बताइए अरुण ने टीवी कितने में खरीदा। बहुत सिंपल सवाल है, समझने की कोशिश करिएगा कि अरुण ने एक टीवी उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट पर खरीदा। यदि उसे 25% छूट मिलती, यानी 5% ज्यादा छूट मिलती, तो क्या होता? 5% छूट जब ज्यादा मिलती ना, उसे 900 रुपया बचता। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि ये जो 5% है, ये 5% किसके बराबर हो जाएगा? 5% इज इक्वल टू 900। तो 1% कितना हो जाएगा भाई? 1% हो जाएगा 1800। 18% अपनी 180। या यूं कह सकते हैं कि जो टीवी है, टीवी का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 100%, और 100% बराबर आ जाएगा 18,000। ठीक है, 18,000। अब अरुण ने कितने में खरीदा? तो अरुण के लिए सीपी क्या होगी? अरुण के लिए सीपी ये होगी कि इस 18,000 रुपए पर, देखो दोस्तों ये अंकित मूल्य है, ये इसका प्रिंट प्राइस, मार्क प्राइस जो भी समझो वो है, और यहाँ पे 20% की छूट यानी 80% मिलेगा। 80/100, 0000 से खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 14,400। कितना क्रय मूल्य हुआ अरुण के लिए? अरुण के लिए टीवी का क्रय मूल्य 14,400 रुपए होगा। कोई दिक्कत नहीं ना, बात को समझो। क्या कह रहा है कि अरुण ने एक टीवी उसके अंकित मूल्य के 20% छूट पर खरीदा, या तो उसे 25% छूट मिलती। 25% मतलब पहले कितना मिल रहा था? 20%। अभी कितना डिमांड कर रहा है? 25%। अगर 25% छूट मिलती तो 900 रुपए उसके और बच जाते, यानी 5% और छूट मिलती तो 900 रुपए बच जाता। तो 500%, 5% बराबर 900, 1% बराबर 180, तो 100% सीपी जो है 100%, ये इसका अंकित मूल्य हो जाता। प्रिंट प्राइस, मार्क प्राइस ये हो जाता 18,000। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब कह रहा है कि इस पे 20% छूट पे खरीदा है, 18,000 का 20% छोड़ देंगे आप तो 80%, और 80% हो जाएगा 14,400। कोई दिक्कत? कर लोगे यहां पर? अगला क्वेश्चन, किसी संख्या के 2/5 भाग के 1/3 का 1/4 15 है, उस संख्या का 40% क्या होगा? ध्यान देना, बहुत सिंपल तरीके से सवाल को सॉल्व कर रहा हूं आपके लिए। ठीक है, क्या कह रहे हैं? मान लीजिए कोई संख्या x है और इसका 2/5 भाग के 1/3 यानी 1/3 का 1/4 यानी 1/4 15 के बराबर है, तो इसका 40% क्या होगा? ठीक है, समझ गए बात? अब आपको समझने की कोशिश करो कि 2/5, 1/3 और 1/4 ये मिलके 15 के बराबर है, तो x बराबर कितना हो जाएगा?
x बराबर इस 2 से 4 को काटो 2 बार, 5 से 15 29 और 15 45 450 और 450 का 40% की अगर आप बात करेंगे तो बटा 100 और 45 और 180 कितना हो गया 40% कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। कोई तकलीफ है? इतनी बात में कहीं कोई दिक्कत हो समस्या हो तो बताओ, ठीक है ना? बात समझ रहे हो? किसी संख्या के 2/5 भाग के 1/3 के 2/3 के 1/3 2/5 के 1/3 का 1/4 15 है। x मान लिया संख्या उसका 2/5 गुणित 1/3 गुणित 1/4 बराबर 15, तो x बराबर 450 आया और इसका 40% पूछ रहे हैं तो इसका 40% हो गया 180। कोई दिक्कत नहीं ना? मेहनत बहुत जरूरी चीज है भाई, करना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। अगला सवाल है, एक आदमी 15 किमी प्रति घंटा की चाल से दौड़कर एक पुल को 5 मिनट में पार कर लेता है। पुल की लंबाई क्या है? दूरी पूछ रहा है। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। दूरी चाल गुणे समय। 15 किमी प्रति घंटा 15 गुणे मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे 5/18 और गुणित समय 5 मिनट को सेकंड में बदल लेंगे तो 60, क्योंकि जो दूरी है वो मीटर में दिया है। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, इसी को आंसर आ जाएगा। अब देखो 6 से काटोगे तो 6 3 18, 6 10 में 60, 3 से काटोगे तो 3 बचे 15, 5 बचे 25 बचे 125 और 1 जीरो लग जाएगा। 1250 मीटर वो दूरी हो जाएगी पुल की लंबाई। पुल की लंबाई 1250 मीटर हो जाएगी। कहीं कोई तकलीफ नहीं ना, कोई दुख कष्ट समस्या परेशानी कर लोगे भाई, आराम से, एकदम आराम से पढ़ने की जरूरत है, कर लेंगे ना, कोई दिक्कत? ठीक है, अगला ध्यान देना। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए और 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कुल कितने मत थे? ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि एक तो मान लो, पहले सबसे पहली बात यह है कि 100% वोट था। टोटल कितना हो सकता है? टोटल 100%, टोटल वोट 100%। नॉट पोल्ड, पढ़े नहीं, 8%। तो जो कैलकुलेट होगा वो कितने पे होगा? 92%। 92% पर कैलकुलेट होगा। ठीक है, अब देखो 2 कैंडिडेट है, एक विनर है और एक लूजर है। कह रहा है कि जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 48% मत मिला। 48% मत अगर जीतने वाला पा गया तो 92 में से 48 घटा दोगे तो 44% वोट हारने वाला पा गया। और कह रहा है कि जीतने वाला 1100 वोटों से जीत गया। बात समझो, जीतने वाले को 48% मत, हारने वाले को 44% मत, और जीत हार का अंतर 1100। अगर परसेंटेज में बात करोगे तो जीत हार का अंतर 4% बराबर 1100। तो 4% अगर 1100 है तो 1% कितना हो जाएगा? 275। ठीक, तो 100% कितना हो जाएगा टोटल वोट? 27,500। कोई दिक्कत? 27,500। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है, कर लेंगे, एकदम सिंपल सवाल है। फिर से समझ लेते हैं, कोई भी चुनाव है उसमें टोटल वोट कितने हो सकते हैं? 100% हो सकते हैं। 100% वोट में 8% वोट पड़े ही नहीं, तो पड़े कितने? 92%। जीतने वाले को कुल मतों का 48% मत प्राप्त हो गया, 48% उसको प्राप्त हो गया, तो हारने वाले को 92 में 47 घटा दो 44 प्राप्त हुआ। और जीतने और हारने का अंतर है 1100, और यहाँ परसेंटेज में जीत हार का अंतर कितना है? 4%। तो 4% बराबर 1100, 1% बराबर 275, तो टोटल वोट 100% बराबर 27,500। यहां तक कोई तकलीफ नहीं ना, कर लोगे? ठीक, अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं।
30 मीटर विद 20 मीटर के कमरे के फर्श को ढकने के लिए 50 सेंटीमीटर चौड़े कितने लंबे कालीन की आवश्यकता होगी? सिंपल सवाल है भाई। उसके क्षेत्रफल में इसी क्षेत्रफल इसके देखो कितना लंबा चाहिए। ठीक है, क्या करना है इसके लिए? ऑप्शन सब आपका मीटर में है, यूनिट लिखा नहीं है बट सब मीटर में है। तो क्या करना है आपको? 30 मीटर गुणित 20 मीटर, ये क्षेत्रफल होगा फर्श का, और इतना ही फर्श का क्षेत्रफल, इतना ही कालीन का भी क्षेत्रफल होगा। तो कालीन की लंबाई L मान लेते हैं और चौड़ाई है 1/2। 50 सेंटीमीटर का क्या मतलब है? 1/2 मीटर। तो L बराबर हो जाएगा 3 × 6 1200 मीटर। 1200 मीटर। यहां तक कोई दिक्कत? भैया किसी को पूरा पूरा ढकने का मतलब ये होता है साहब, किसी भी फर्श को, दीवार को पूरा पूरा ढकने का मतलब ये होता है कि आप उसके सतह को पूरा पूरा ढक लीजिए। और उसके सतह को पूरा पूरा ढकने का मतलब क्या है? कि उसका क्षेत्रफल जिससे ढका जा रहा है उसके बराबर हो। इसका मतलब साफ है कि फर्श का क्षेत्रफल कालीन के क्षेत्रफल के बराबर होना चाहिए, तभी कालीन फर्श को ढक पाए। तो फर्श का क्षेत्रफल 30 × 20 हो गया, और कालीन का क्षेत्रफल में लंबाई नहीं पता, चौड़ाई पता है। लंबाई पूछ रहा है तो L × 1/2 मीटर, 50 सेंटीमीटर को 1/2 मीटर। क्लियर? तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 1200 मीटर। 1200 मीटर लंबाई का कालीन होना चाहिए। अगला है कि एक निश्चित दूरी को 4 किमी प्रति घंटा की चाल से 2 घंटा 45 मिनट में तय किया जाता है। इसी दूरी को 12 किमी प्रति घंटा की चाल से तय करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल ये है भाई। देखो, दूरी निकालो, कितना चलेगा? 2 घंटा 45 मिनट का मतलब होता है दूरी बराबर कितना हो गया? दूरी हो गया 4 किमी प्रति घंटा, अगर 2 घंटा 45 मिनट का मतलब हो गया 2 सही 3/4, 2 सही 3/4 घंटा ना। या यूं कह सकते हैं कि 4 × 4 दूनी 8, 3 11/4, 4 4 से कटा 11 किलोमीटर। अब कह रहा है कि इसी दूरी को, 11 किलोमीटर की दूरी को 12 किमी प्रति घंटा की चाल से चला जाए तो कितना समय लगेगा? तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर है दूरी बटा चाल। दूरी 11, चाल 12, इतना घंटा। मिनट में बदलना है तो 60 से गुणा कर लो, 11 × 5 = 55 मिनट। कोई दिक्कत है? 55 मिनट हो जाएगा ना, कोई तकलीफ नहीं ना, हम लोग बड़े समझो। एक बात कह रहे हैं कि 4 किमी प्रति घंटा की चाल से 2 सही 3/4 घंटे में कितनी दूरी चलेगी? तो निकालिए 11 किलोमीटर। कह रहे हैं यही दूरी अगर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली जाए तो कितना समय लगेगा? समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी हो गया 11 किलोमीटर, चाल हो गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 11/12, और समय घंटे में आएगा, उससे मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर लेंगे तो 55 मिनट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 100 संतरे 350 रुपए में खरीदे गए और 48 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचे गए। प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। सीपी देखो कितना आ रहा है, क्रय मूल्य सीपी कितना है? क्रय मूल्य है 300 रुपए में 350 खरीदे गए, 350 खरीदे जाते हैं 100 रुपए में, तो एक का दाम एक मिनट गड़बड़ हो गया। 100 खरीदा जाता है तो एक का दाम हो गया सीपी, ये हो गया 3.5। एसपी क्या है? 48 रुपया प्रति, उसके हिसाब से बेचा जाता है। बेचा जाता है एक दर्जन का मतलब 48 रुपए में, तो एसपी कितना हो गया? 4। तो यहां से प्रॉफिट कितना निकला? प्रॉफिट निकला 0.5। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो गया? 0.5 by 3.5 into 100, 100/7 ना, और 14 से 98,
2/7%। क्या प्रॉफिट, क्या प्रॉफिट है 14/2/7% प्रॉफिट है। कोई दिक्कत है? कर लोगे यहां तक ना? कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। एक कपड़ा व्यवसायी ने मूल्य 20% कम कर दिया, यहां इसको सही कर लीजिए। एक कपड़ा व्यवसायी ने मूल्य 20% कम कर दिया, इसके परिणामस्वरूप बिक्री 80% बढ़ गई, उसके लाभ पर क्या प्रभाव पड़ा? ध्यान देना, सिंपल सा सवाल है भाई। x + y + xy/100। चैप्टर वाइज कंटेंट में आप जब जाएंगे ना हमारे चैनल पे, तो आपको वहां हर चैप्टर का डिटेल से डिटेल कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस किया गया है, और जो बेस्ट पॉसिबल शॉर्टकट मेथड्स हो सकते हैं उसको डिस्कस किया गया है। अगर सच में मैथमेटिक्स का आप कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, मैथमेटिक्स को जेन्युइनली पढ़ना चाहते हैं, शॉर्टकट सीखना चाहते हैं और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैप्टर वाइज कंटेंट को जरूर पढ़ें। चैप्टर वाइज कंटेंट से आप पढ़ाई करिए और यहां से हमारे साथ प्रैक्टिस करिए। 6 महीने का समय दीजिए, निश्चित रूप से आपका मैथमेटिक्स सुपर क्लास का हो जाएगा, इसका पक्का वादा है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। -20 + 80 प्लस -20 गुणित -+80/100, तो ये कितना हो गया? +60 और 20 पंजे 100, 16 बचे 80 -16, तो ये आ गया आपका 54। 60 - 16, तो ये आपका आ गया 44%। 44% का क्या हो गया आपको? प्रॉफिट। बी ऑप्शन करेक्ट। समझ आएगा आपको? ये बी ऑप्शन कह रहे हैं कि एक व्यापारी ने 20% मूल्य कम कर दिया, इसके परिणाम स्वरूप बिक्री 80% बढ़ गई, तो -20 हो गया और इनकम कितनी बढ़ गई? 20% बढ़ गई, तो उसके पे कितना लाभ होगा? तो उसे 44% का लाभ। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि दो संख्याओं का अनुपात दो संबंधित है। ठीक है, लसा 72 है तो मौसा क्या है? सिंपल सवाल है भाई, समझ लो जरा सा। दो संख्याएं हैं, दो संबंधित 3 के बाद सपोज करो, तो हम ये मान सकते हैं कि संख्या 2x 3x है। लसा भी मान सकते हैं कि 6x है, भाई 6x आएगा ही, और ये बराबर है 72 के, तो x बराबर कितना हो गया? 12 के। और अगर 2x और 3x का कोई HCF कहे आपसे, HCF क्या होगा, तो आपका सीधा आंसर होगा x होगा। तो यहाँ से HCF कितना मिल जाएगा? 12। कितना मिल जाएगा? 12। कोई तकलीफ नहीं ना, कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15, 18 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15, 18 से। इस सवाल को आप सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से ट्रेस करने की कोशिश करिए। 12 से विभाज्य होने का मतलब है कि 3 से विभाज्य हो जाए, और 3 से विभाज्य होने का मतलब है कि संख्या के अंकों का योग 3 होना चाहिए। तो 5, 1, 6, 1, 7 ये ऑप्शन कदापि नहीं हो सकता। ये ऑप्शन हो सकता है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। 3 से 12 से जो संख्या कटेगी, 15 से जो संख्या कटेगी, 18 से जो संख्या कटेगी, वो 3 से ही कटेगी। और 3 से कटने की शर्त क्या है कि संख्या के अंकों का योग क्या होना चाहिए? संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो 2 ऑप्शन को ऐसे कर सकते। अब यहाँ 2 ऑप्शन बच गए, 2 ऑप्शन बच गए, इसमें से आपको देखना है कि कौन सी संख्या। अब देखो क्या कह रहे हैं, इनका लौसा अगर आप ले लो, इनका लौसा है 180। जो भी संख्या होगी वो कुछ इस तरह की ही होगी, जो इस, अब जैसे 180 हो गया, इसमें से अब 12 है तो 2 है, 3 है और 2 है, 5 से भी कट जाएगा,
तो ऑप्शन तो ये आपको देख लीजिए कि 12 से ये कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा और 18 से भी कट जाएगा। ये 18 से नहीं कटेगा, देख लो। ये 18 से नहीं करेगा तो ये आंसर हो नहीं सकता, तो आंसर क्या होगा 10080। ठीक है ना, ठीक है, कोई दिक्कत कर लोगे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 45 व्यक्ति किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त करते हैं। कार्य आरंभ होने के 6 दिन बाद 30 व्यक्ति और काम पर आ जाते हैं, शेष कार्य कितने दिन में पूरा हो? चलो ठीक, सिंपल सवाल है। कह रहे हैं कि 45 व्यक्ति एक कार्य को आरंभ करते हैं, 16 दिन में समाप्त करते हैं। कार्य आरंभ होने के 6 दिन बाद, कार्य आरंभ होने के 6 दिन बाद 30 व्यक्ति 45 बुरी 6, कार्य आरंभ होने के 6 दिन के बाद 30 व्यक्ति और काम पर आ जाते हैं। ठीक, कार्य आरंभ हुआ 45 लोग से, 45 और 30 कितने हो गए 75 लोग, कितने दिन में पूरा होगा ये नहीं होगा। ठीक है ना, अब आप देखो क्या होगा, 45 गुणित 6, 45 गुणित 10 बटा 75 बराबर 15 दिया 45, 15 बचे 75, 5 गुणित 10 बी बराबर 6 डेज, 6 दिन लगेगा। ऑप्शन सी सही है। देखो 45 लोग किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, 45 लोगों ने 6 दिन काम किया, 30 और लोग आ गए 6 दिन के बाद, तो ये 75 लोग से इस काम कितने दिन में पूरा करेंगे? 45 तो 30 75 है ना हुआ भैया, तो 75 डी 75 डी डी सॉल्व करोगे तो 6 देगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या परेशानी कर लोगे यहाँ पर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है, संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? सिंपल से सिंपल सवाल समझ लो इसको। कोई संख्या x है, 119 से आपने भाग दिया, शेषफल आपको बचा 19। उसी संख्या को अगर 17 से भाग देते हो तो कितना बचेगा? बहुत सिंपल बात समझो, 17 से 119 डिविजिबल है, तो 17 से 19 में भाग करेंगे, जितना शेष बचेगा वही वास्तविक शेषफल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे शेषफल कितना जाएगा? नहीं समझ पाए बात। कह रहे हैं कि एक संख्या x है जिसको 119 से भाग देते हैं तो शेष कितना बचता है? शेष 19 बचता है। अगर इस 119 को 17 से भाग दिया जाए तो कितना शेषफल बचेगा? तो इस 119 को 17 से भाग देना, तो x को 17 से भाग देना है, इसे भाग देकर नाम देकर 17 का 19 में भाग दे लीजिए, जो पहले का शेष मिला था, और जो शेष बचेगा वही 17 से x में भाग देने पर प्राप्त शेषफल होगा। ये नियम नहीं समझ पाए, फिर से समझ लो भाई, क्या हैरान परेशान, फिर से समझ लो। मान लो तो संख्या x है भाई, भाग दे दिया 119 से, शेष कितना मिला गुरु? शेष मिला 19। ठीक, अब कह रहे हैं इसी संख्या x को अगर आप 17 से भाग देते हो तो कितना शेष बचेगा? कुछ नहीं करना है, इस 17 से 19 में भाग दे दो, तो कितना शेष बचेगा? कितना शेष बचेगा? शेष बच जाएगा 2, बचेगा ना 2, ये जो 2 शेष बचेगा वही आपका आंसर है। अब अगर भाग शेष पर 19 बचा, क्या हो गया? 17 गुणे 7 से भाग पर शेषफल हमेशा 17 से आपको 19 में भाग दे दो, अगर कुछ 17 से भाग देने पर कितना बचेगा? तो 17 से 19 में भाग देने से शेषफल 2 बचेगा। फिर कुछ 7 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा? 119 से गुणनखंड है 7, तो आप क्या करोगे? इस 7 से 19 में भाग दोगे, कितना शेष बचा? 7 दूनी 14, 5 शेष बचा। बात क्लियर है? आपको ऐसा ही सवाल दिया जाएगा कि जो दूसरा भाजक होगा वो पहले भाजक का गुणनखंड है, एक फैक्टर होगा, और जब फैक्टर होगा तो जब आप उससे भाग देंगे तो उसमें संख्या में भाग देने के बजाय जो प्राप्त शेषफल है उसी में भाग दे दीजिए, जो शेष आएगा वही संख्या से भी भाग दे दीजिए। ठीक है, देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, प्रैक्टिकल देख लीजिए।
27 है, 6 से भाग दो, 6 से भाग दोगे तो कितना बचेगा, 6 चौके 24, 30 27 3 शेष बचा। 6 का क्या है, 2 और 3 एक गुणनखंड है, 2 से भाग दें अगर हम, कोई गए तो 27 में 2 से भाग दो कितना शेष बचेगा, सबको पता है यार, एक शेष बचेगा। हम कह रहे हैं इस 2 से 27 में मत भाग दो, संख्या नहीं पता, इस 2 से 18 में भाग दो, शेष एक आया, एक तो मैं कर रहा हूं, यहाँ 17 से x में भाग देने की बजाय 17 से 19 में ही भाग दे दिया, जो शेष आएगा वही x में भी भाग देने का शेष है, यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो चैप्टर वाइज कंटेंट हमारे सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए हैं, आप उसको पढ़ते जाइए, अपना एक चैप्टर क्लियर करते जाइए, और प्रैक्टिस सेशन यहाँ से चल ही रहा है। तो इस तरह से हमारी मैथमेटिक्स निश्चित रूप से बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी लेवल की तैयारी हो जाएगी, और हम निश्चित रूप से मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्री हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। कल फिर मुलाकात होगी अग्निवीर के प्रैक्टिस सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।